वेलकम यूपीएससी वॉरियर्स। होप आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही होंगी। प्रीलिम्स 2023 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपने दिया था और आपका हो गया, तब तो आपको अगले 3 महीने मेंस के लिए तैयारी करना ही करना है। और अगर आपका नहीं हुआ और आप अगले साल इस एग्ज़ाम में फिर से बैठना चाहते हैं, तब भी आपको मेंस की तैयारी अभी करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम दिसंबर तक, लगभग दिसंबर तक आपका फोकस मेंस पर ही होना चाहिए। हाँ, हमने देखा कि सीसेट का लेवल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत सीसेट में हो रही है, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक जा रहा है। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, सीसेट को लेकर चल सकते हैं साथ में। मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस आप करते रहिए, कॉम्प्रिहेंशन में अपनी एक्यूरेसी बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेजरली अपना जो टाइम है, अपना मेन फोकस आप मेंस के प्रिपरेशन में दीजिए। ठीक है, तो अगर हम मेंस के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मेंस के प्रिपरेशन का एक सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आंसर राइटिंग। ओके, तो हमारे इस सीरीज़ में हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के जो टॉपर्स हैं पिछले साल के, उनकी कॉपियों को देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स को देखेंगे और अपने आंसर राइटिंग के तरीके में अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करेंगे। ओके, आज हम हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंकर जो थी उनकी कॉपी लेकर उपस्थित हुए हैं। मैंने उनकी कॉपी देखी और मुझे कुछ पॉइंट्स समझ में आया जो कंपलसरी हर आंसर में हमको फॉलो करना ही है, स्पेशली जीएस के पेपर में। उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वे पॉइंट्स हो सकते हैं जो पूछा गया है वही लिखें। ठीक है, यहाँ पे हमको मेंस के आंसर राइटिंग में यूपीएससी में फालतू के बोल बच्चन से बचना होता है। ओके, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, हमको अपने आंसर में वही एड्रेस करना है। ओके, पूरे आंसर में हमको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न वाले स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इंट्रो लिखेंगे पहले, छोटा सा इंट्रो, फिर बॉडी पार्ट होगा आंसर का, उसके बाद में कंक्लूज़न। ओके, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए हम फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का आंसर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हमको लिखना है, तो हम वहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में बता सकते हैं। मतलब आर्टिकल 19 को कोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया है, ऐसा करके। ओके, वैसे ही स्पेशली कंक्लूज़न में हम किसी कमेटी के नाम का जिक्र कर सकते हैं, किसी वाद का जिक्र करते हैं, किसी केस का कर सकते हैं। ओके, इससे हमारा आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का हमको यथासंभव एज पॉसिबल हमको यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आज हम जिनकी कॉपी लेकर आए हैं वो हिंदी मीडियम के फर्स्ट रैंकर हैं और उनका ओवरऑल 66 रैंक है। ठीक है, इनका नाम है कृतिका मिश्रा, कानपुर से। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कृतिका मैम की कॉपी से सीखने की कोशिश करेंगे। आगे हम इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी भी लेकर आएंगे और अपने चैनल पे सी सेट के लिए PYQ की एक सीरीज़ भी हम आगे चलाने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कृतिका मैम की कॉपी। इस कॉपी में बेसिकली मुझे पॉलिटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, और हमको पता है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, हमको M लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी होती है। ठीक है, आप उस किताब को जितना हो सके रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए एक एक लाइन। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, देखिए संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा,
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमने प्रश्न को समझ लिया तो 50% काम हमारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आंसर की फ्रेमिंग होती है, उसके बाद में जितना हमारा प्रैक्टिस होता है उतना जल्दी कम से कम समय में हम आंसर को लिख पाते हैं, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों, देखिए प्रमुख विशेषाधिकारों के ऊपर अंडरलाइन कर दिया गया है। जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के जो सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सांसद, ठीक है, तो उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, ठीक है। तो उन विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए बोलता है, और साथ ही उसके महत्व की भी चर्चा कीजिए। उन सारे विशेषताओं को लिखना है हमको और उनके महत्व के बारे में भी लिखना है, ठीक है। देखिए आंसर कैसे बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, टॉपर के द्वारा यहाँ पे मैं एक बार फिर से उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग और बहुत अच्छी फ्रेमिंग हुई आंसर की। अनुच्छेद 105 में देखिए संबंधित अनुच्छेद को यहाँ पे कोट किया गया है। अनुच्छेद 105 में संविधान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को विशेषाधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं। ये विशेषाधिकार संसद सदस्यों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं निर्भीकता की सुनिश्चिति करते हैं। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये जो विशेषाधिकार दिया गया है ना, उनको संसद सदस्यों की निष्पक्षता को, स्वतंत्रता को एवं निर्भीकता को, निष्पक्षता को, स्वतंत्रता को और निर्भीकता को, शब्दों, चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है टॉपर के द्वारा, ओके। और यहीं से हमारे मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, हमारे मार्क्स को यही सारे शब्द क्या हैं बढ़ाने में मदद करेंगी, ओके। सामूहिक रूप से जो विशेषाधिकार, सामूहिक रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकार यहाँ पे दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कोड मेंशन किए गए हैं टॉपर के द्वारा। हम क्या करेंगे, ये PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से डिटेल में आंसर को पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले, ठीक है, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और अतिरिक्त विशेषाधिकार, और विशेषाधिकारों की महत्ता भी पूछा था क्वेश्चन में। आगे की राह, अब आगे की राह में देखिए ध्यान दीजिएगा, NCRWC की अनुशंसाओं यहाँ पे कोट किया गया है कमेटी को। 170वीं रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट, विधि आयोग की, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट के आधार पर दल बदल कानून के कहाँ गया, हाँ, कानून के ऊपर विशेषाधिकारों के अभिभावी स्वरूप की सिद्धि भी विधायी स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोट किया गया है NCRWC को और 170वीं रिपोर्ट को। तो हमको भी ऐसे ही फैक्चुअल चीज़ों का यूज़ करना है अपने आंसर को एनरिच करने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्य, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में पूछा हुआ है भाई, फाइनेंस कमीशन, उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग, ओके। चलिए, तो 280 अनुच्छेद 280 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वित्त आयोग, ठीक है। उसकी संरचना के बारे में बता दिया कि भैया अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग के कार्यों के बारे में बता दिया, पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद मतलब राज्य और केंद्र और विभिन्न स्थानीय निकाय आपस में जो समन्वय बनाकर काम करते हैं मिलजुल कर, वही सहकारी संघवाद के उसी को सहकारी संघवाद कहते हैं। इस प्रकार सहकारी संघवाद के वित्तीय स्तंभ की सफलता, वित्तीय स्तंभ, फाइनेंशियल पिलर की सफलता मूलतः वित्त आयोग के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ठीक है, ओके। बहुत सुंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उद्देशिका, देखिए उद्देशिका तुरंत यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया भैया कि जो क्वेश्चन है वो उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल से रिलेटेड है हमारा। उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, ठीक है। संविधान में जो बहुत सारे प्रावधान हैं उनके जो उद्देश्य हैं, लोक कल्याणकारी उद्देश्य, बेसिकली लोक कल्याणकारी उद्देश्य हैं ज़्यादातर, तो है ना। तो जो संविधान के उपबंधों में, प्रावधानों में जो उद्देश्य हैं, जो प्रावधान किए गए और उनके जो उद्देश्य हैं, उसकी छवि
हमको उद्देशिका में दिख जाती है, प्रियम्बल में दिख जाती है। ठीक है, संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी है भाई उद्देशिका। संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे उस समय, कैसा राष्ट्र चाहते थे, है ना, वो सारी चीज़ें जो है प्रियम्बल में हमको दिख जाती है। व्याख्या कीजिए, साथ ही इन्हीं सब चीज़ों को व्याख्या करना है। साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता के बारे में बताना है कि उद्देशिका को यानी कि प्रियम्बल को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, और संशोधन किया जा सकता है तो किस पार्ट को संशोधन मतलब किस हद तक संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि केशवानंद भारती के इसमें बोला गया कि भैया मूल संरचना को आप संशोधित नहीं कर सकते संविधान में कहीं पर भी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन, चलिए वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होती हैं। चलिए, तो संविधान के सामान्य, हाँ यहाँ पे देखिएगा इंट्रो में जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, एक जज का नाम यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कोट कर दिया गया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान के मूल कुंजी के रूप में प्रस्तावना को इंगित किया। ठीक है, संविधान के सामान्य उद्देश्यों का प्रतिबिंबन, उद्देशिका में संविधान के सामान्य उद्देश्यों का क्या होता है, प्रतिबिंबन है, इमेज है। ओके, संप्रभु लोकतंत्र के बारे में बताता है, लोकतंत्र की संप्रभुता के बारे में बताता है, मतलब हमारा जो राष्ट्र है वो संप्रभु है और लोकतंत्र के बेसिस पे चलता है। चलिए ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द उद्देशिका में प्रियम्बल में दिया हुआ है। गणतांत्रिक, लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, ये शब्द डायरेक्टली प्रियम्बल में मेंशन्ड है। समानता, बंधुत्व, ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधनीयता तो हमने बताया केशवानंद भारती वाला मुद्दा, ठीक है, कि संशोधन तो कर सकते हो लेकिन मूल संरचना को ठेस पहुंचाए बगैर। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या किया गया है, 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो टॉपर के द्वारा बहुत अच्छे से नॉलेज का उपयोग करते हुए आंसर दिया गया है। बहुत सिंपल नॉलेज, ये सब सभी एस्पिरेंट ये सब जानते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिख पाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी। 4th क्वेश्चन, समनुषंगिकता। देखिए ऐसे जो शब्द होते हैं थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इवन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश को भी हमें थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को हमको अवॉइड करके चलना है, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमको इंग्लिश में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन हमको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, सब्सिडियरिटी को के प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को एक्सप्लेन करो बोलता है। इट्स इम्पोर्टेंस एंड डिस्कस हाउ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ट्राइज टू अचीव इट। ओके, समनुषंगिकता के सिद्धांत व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है। चलिए, क्या है समनुषंगिकता, तो देखिए टॉपर के द्वारा यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, आप इसको देखेंगे समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमको कंटेंट के बारे में पता नहीं है, आंसर के बारे में, तो हमको यहाँ ये देखकर हमको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो भैया देखो, केंद्र, राज्य, संपूर्ण जनतंत्र, सुभेद्य वर्ग सहित, है ना, वल्नरेबल सेक्शंस के साथ संपूर्ण राज्य जनतंत्र और स्थानीय निकाय, इन सभी के बीच में समन्वय जो है ना, वही क्या है, समनुषंगिकता है, कोऑपरेशन। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं समनुषंगिकता का सिद्धांत, पढ़ लेते हैं। समनुषंगिकता का सिद्धांत व्यवस्था के सभी अंगों की सहभागिता पर आधारित है। कोऑपरेशन पहले ही बता दिए, बस हो गया। 73वां संशोधन अधिनियम के बारे में बताया गया है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, हाँ, जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है और समनुषंगिकता दोनों में बहुत क्या है, रिलेशन है, वो बताया गया है। भाई स्थानीय स्वशासन होगा तभी तो कोऑपरेशन होगा। ठीक है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हो। भैया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्यों जरूरी है, ऐसा बोल रहा है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान। तो हमको यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछा है कि भैया ऐसे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो क्या करते हैं, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो टॉपर ने क्या किया है, यहाँ पे अपने इंट्रो में एक कोटेशन डाल दिया है। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, न्याय होना ही नहीं चाहिए वरन होता हुआ दिखना भी चाहिए। वस्तुतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही जनता में न्याय की सुनिश्चित भावना को प्रगाढ़ करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो ही जनता में न्याय की सुनिश्चित भावना होगी। अच्छा ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की महत्ता क्या है, क्रिएटिविटी यहाँ पे की गई है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हुए स्वतंत्र न्यायपालिका हेतु संवैधानिक प्रावधान। अब संविधान में क्या क्या प्रावधान है जिससे हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र रह सकती है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो नियुक्ति के संदर्भ में स्वतंत्रता, कॉलेजियम सिस्टम हम सभी को पता है। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा भी हमको पता है। ठीक है, जो जज होते हैं उनको कार्यकाल की सुरक्षा मिली होती है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, इसमें 6 स्वतंत्रता है। प्रत्याभूत 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। वही 6 स्वतंत्रता को हमको यहाँ पे लिखना है। साथ ही संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन, देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए लेकिन समाज को भी उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आपको राइट टू स्पीच दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, आप ऐसा कुछ भी मतलब, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे लोगों के बीच में वैमनस्यता बढ़ती है, ठीक है, आपसी भेदभाव या रोष या नफ़रत बढ़ाने वाली अगर आप बातें करते हैं धर्म के रिलेटेड, किसी समुदाय के रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको फिर क्षमा नहीं किया जाएगा, वहाँ फिर आपके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो वही बोल रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो है, आपको बोलने का हक तो है लेकिन गलत बात बोलने का हक नहीं है। और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया और आंसर हम नहीं भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आंसर हमको लिखना कैसे है। तो 19 में, जो अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं वो तो लिस्ट कर ही देंगे। संविधान द्वारा समाज के हितों के सापेक्ष संतुलन और स्थापना, संतुलन की स्थापना। ठीक है, चलिए उदाहरण दिया गया है अनुच्छेद 19 4 के अनुसार, 5 के अनुसार, 6 के अनुसार, 8 के अनुसार। ठीक है, और आगे की राह, सर्वोच्च न्यायालय एक प्रहरी के समान अनुच्छेद 19 की व्याख्या एवं प्रतिबंधों की न्यायिक जांच करता है। तो भैया जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो सभी मूल अधिकार के लिए एक प्रहरी है, गारंटर है। अगर नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये सुंदर सा कंक्लूजन हो गया। भारत में महंगी और समय साध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, तंत्र के महत्व की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। तो बोलता है भैया कि हर छोटे मोटे मामलों का लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए अल्टरनेटिव सिस्टम ने अल्टरनेटिव समाधान भी सिस्टम ने बनाया हुआ है, उसी के बारे में पूछ रहा है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है उसका क्या महत्व है। तो भैया अगर न्याय व्यवस्था में केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े कोर्ट के भरोसे ही हम बैठे रहेंगे तो जो न्याय है ना, वो महंगी होगी और समय साध्य होगी, बहुत टाइम लगेगा फैसला आने में, हमारा नंबर आने में, सुनवाई होने में। ठीक है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या महत्व है वही पूछा है, तो यही सब तो महत्व है। ठीक है, ओके, बता दिया गया है यहाँ पे। तो समस्या का तीव्र निदान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। उदाहरण, पारंपरिक न्याय व्यवस्था पर बोझ में कमी होगी, न्यायिक विभाजन में की खाई को पाटना।
ठीक है, आगे की राह। तो विधि आयोग की 59वीं एवं 114वीं रिपोर्ट नीति निदेशक के बारे में। हाँ, अनुच्छेद 39 क में क्या दिया हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि न्याय की सब तक पहुँच हो, है ना, निर्धन वर्गों तक पहुँच हो, न्याय सुलभ हो सबके लिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। ये नीति निदेशक तत्वों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। एडीआर का कुशल संचालन नागरिक विश्वास की समृद्धि, ठीक है, कंक्लूजन है। 8th क्वेश्चन, ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ को सृजित किया है? ठीक है, वैसे तो हमारा जो कंट्री है वो संघीय व्यवस्था पे चलता है, संघीय ढांचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, जो परिसंघ में होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इंग्लिश के कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के संसदीय प्रावधान, ये सारी चीज़ें, बॉडी पार्ट, ये वही चीज़ बता रहा है। देखिए, वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि राज्यों के जो वित्तीय संसाधन है वो भी केंद्र के अधीन चले जाता है। ठीक है, लगभग एकात्मक जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, संघीय स्ट्रक्चर। हमारा जो संघीय स्वरूप है वो एकात्मक स्वरूप ले लेता है। चलिए ठीक है, आपातकाल में ओके। भारत में सरकार और प्रशासन एवं संसदीय नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक है। ठीक है, सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। तो संसद ही तो सर्वोच्च है यहाँ पे, विधि निर्माण में, निर्देश जारी करने में, तो संसद का तो नियंत्रण है। ठीक है, संसदीय नियंत्रण पर देखिए अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो संसदीय नियंत्रण है ना कार्यकारी के ऊपर, है ना, सरकार और प्रशासन के ऊपर जो संसदीय नियंत्रण है वो सैद्धांतिक अधिक है बोल रहा है, व्यवहारिक कम है बोल रहा है, सैद्धांतिक ज़्यादा है बोल रहा है। ठीक है, तो हम बता देंगे भाई कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और चर्चाओं आदि के माध्यम से नियंत्रण करता है कौन? संसद। किस पर? कार्यकारी के ऊपर, सरकार और प्रशासन के ऊपर। और उसमें फिर क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसमें कमी बेसी है, क्या उसमें कमी है, तो ये सब इसमें इधर इस तरफ समझाया गया है कि वास्तविक स्थिति एवं व्यवहार क्या है। चलिए ओके, बहुत सुंदर तरीके से आंसर बनाया गया है यहाँ पे। भविष्य की रणनीति के बारे में यहाँ पे लिखा है। चलिए ठीक है ओके। 10th नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित किया? संविधान सभा ने ऐसा क्यों किया कि राज्यपाल के लिए निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया, है ना? राष्ट्रपति सीधे उसको नियुक्त करता है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। ऐसा क्यों किया संविधान सभा ने, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध, है ना, अभी जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है जिस तरीके से, तो उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, है ना, उसके विरुद्ध क्या क्या बातें हो रही हैं, वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो। भारतीय संविधान में यूएसए के व्यवस्था के विलोम में, भाई यूएसए में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी चुनाव होता है। व्यवस्था स्वीकारने के क्या कारण है, तो फालतू के खर्चे से बचना वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया होगा। वर्तमान में, क्योंकि वो तो नाम मात्र का राज्य प्रमुख होता है ना। ठीक है, वर्तमान में नियुक्ति प्रणाली के विरुद्ध तर्क, अभी जो प्रणाली है उसके विरुद्ध विद्वानों ने क्या तर्क दे रहे हैं, विद्वान क्या तर्क देते हैं। ठीक है ओके, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे। आगे की राह, वे फॉरवर्ड। देखिए, आगे की राह में सरकारिया आयोग को कोट किया गया है, उनकी अनुशंसाओं को लागू किया जाए। एसआर बोम्बई केस में एससी ने स्वीकारा है कि राज्य केंद्र के एजेंट नहीं है, अतः इस स्वरूप की रक्षा हेतु गवर्नर की शक्तियों एवं नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, आगे की राह में हमको सुझाव देना होता है बेसिकली। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए केवल 10 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस चैनल पर हमारे सिलेबस
के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कक्षाएं भी हम लेकर आएंगे, कुछ टॉपिक्स को हम कंप्लीट भी करवाएंगे इस चैनल में, ठीक है। और सीसेट के लिए भी सीरीज़ आने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।